हमने अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 को बहुत अच्छे से समझा है और आज की वीडियो में हम उसी पार्ट को कंटिन्यू करते हुए जो समता के अधिकार में कुछ अनुच्छेद रह गए हैं, जैसे अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 18 को आज एक ब्रीफ तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि आप इस समता के अधिकार पे एक अच्छी समझ बना सकें। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16, 17, 18 कैसे हैं। मैं विकास आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल मास्टरमाइंड बाबा में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि हम क्लास 11th का पार्ट 2 मूल अधिकार पढ़ रहे थे और आज हमें समता के अधिकार का अध्ययन करना है। तो हम बात करते हैं अनुच्छेद 16 पे। तो अनुच्छेद जो 16 है, आर्टिकल जो 16 है, पहले वो मेंशन क्या करता है उसके बारे में बात करते हैं। लिखता है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। मतलब इसका ये है कि देश के अंदर जितने भी लोग रह रहे हैं, जो भारतीय नागरिक भी हैं और विदेशी भी हैं, उनको अपनी व्यवस्था को बढ़ाने के लिए, अपना विकास करने के लिए कुछ अवसर की समानता दी गई है। अवसर मतलब होता है अपॉर्चुनिटी, कि हमारे देश के अंदर चाहे वो भारतीय व्यक्ति हो चाहे वो विदेशी व्यक्ति हो, किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने से रोका नहीं जा सकता। पर सवाल ये उठता है कि किस बेस पे नहीं रोका जा सकता, कौन नहीं रोक सकता, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लिखता है कि अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर, राज्य के अधीन मतलब ऐसा कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक, ऐसी कोई भी जॉब, ऐसी कोई भी नौकरी जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हो। ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी जॉब, ऐसी कोई भी अपॉर्चुनिटी जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट के पदों पर आती हो, वहां पर मेंशन कर रहा है कि राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। मतलब किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब में किसी से भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, सभी को एक बराबर तर्ज पर ही देखा जाएगा। बट अगर देखा जाए कि भेदभाव हो रहा हो तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि इस लेवल पे भेदभाव नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारे संविधान के मौलिक अधिकार में इस चीज को अबॉर्ट किया गया है, एग्जिट किया गया है या डिनाई किया गया है। तो वो कौन कौन सी बातें हैं? तो लिखते हैं कि किसी भी नागरिक के साथ, ध्यान देना, किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। बट किस बेस पे नहीं किया जा सकता? सवाल ये, धर्म के बेस पे, रिलीजियस बेस पे, कास्ट के बेस पे, लिंग के बेस पे, जेंडर, वंश के बेस पे, जन्म स्थान के बेस पे। मतलब इन 5 मूल बातों के आधार पे किसी से भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता। अन्य लेवल पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है, ध्यान रखना। यहां ये कह रहा है कि इन बेस पे नहीं कर सकता, इसका मतलब बाकी बेस पे कर सकता है। कौन नहीं कर सकता, यह भी ध्यान देने वाली बात है। राज्य नहीं कर सकता, मतलब गवर्नमेंट के पदों पर नहीं हो सकता, पर प्राइवेट पदों पर हो सकता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि मान लो कि कोई मालिक है, आप जॉब करने गए, कोई मालिक है, वो आपको कह रहा है कि भाई मैं इस वर्क के इतने ही सैलरी दूंगा। आपने कहा कि नहीं भाई, सामने वाली कंपनी तो मुझे इतना पैसा दे रही है, और उस मालिक ने कहा कि ठीक है आप यहाँ से चले जाओ, जबकि आपके पास एबिलिटी है, सब कुछ है, पर फिर भी मालिक ने आपको क्या कर दिया, निकाल दिया। तो ध्यान रखना, गवर्नमेंट प्रोस्पेक्टिव में ये नहीं हो सकता। अगर आपके पास एबिलिटी है तो आपको वहां पे जॉब मिलेगी, पर प्राइवेट फर्म के अंदर, प्राइवेट सिस्टम के अंदर ये चीज थोड़ा सा डिनाई देखने को मिलती है। बट वो धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, ठीक है। बट फिर भी इस अधिकार के अंदर भी एक अपवाद है। एक क्यों, बहुत है, मैंने एक को मेंशन किया है। जैसे कि कई बार आप बोलते होंगे कि भाई आरक्षण जरूरी है या नहीं जरूरी है। एक व्यक्ति को 90% नंबर मिल रहे हैं तब उसको जॉब मिल रही है, एक व्यक्ति को 70% नंबर मिल रहे हैं तब उसको भी जॉब मिल जा रही है। तो एक कहेगा कि ये गलत है, एक कहेगा कि सही है। तो यही चीज है कि सरकार इस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है। देखो, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है कि भाई सरकारी पदों पर अगर
लाना हो लोगों को तो वहां पे रिजर्वेशन का सिस्टम ला सकती है। ये चीज एक मिसबिहेव नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट और ऐसा हमारी गवर्नमेंट कहती है कि अगर समाज में कुछ निचले तबके के लोगों को उठाना हो तो हम उनको आरक्षण दे सकते हैं। आरक्षण वेलफेयर गवर्नमेंट का एक सूचक होता है, किसी भी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन करने वाली चीजों को दिखाता नहीं। तो आरक्षण किया जा सकता है, हम इसको एक डिस्क्रिमिनेशन नहीं समझे। तो अनुच्छेद 16 में क्या दिया गया कि आपको हर तरीके की अपॉर्चुनिटी मिलेगी गवर्नमेंट के पदों पे। गवर्नमेंट आपको धर्म, जाति, लिंग, वंश, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। बट हमने एक बात और अच्छी समझी कि प्राइवेट फर्म्स में ऐसा हो सकता है कि आपके साथ किसी बेस पर क्या किया जा सके, डिस्क्रिमिनेशन किया जा सके, पर धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर नहीं किया जा सकता। क्या सरकार इन बेसिस पे भी क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं? तो हाँ, हमने एक अपवाद पढ़ा है कि आरक्षण देकर भी क्या किया जा सकता है, थोड़ा सा समाज में डिस्क्रिमिनेशन लाया जा सकता है, जो हम सोच सकते हैं। पर गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से सोचोगे तो ये एक वेलफेयर स्टेट को दिखाता है। तो अनुच्छेद 16 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप आराम से इसकी स्टेटमेंट अपनी कॉपी में लिख ले। तो हम इसके बाद बढ़ेंगे अनुच्छेद 17 पर। तो अब हम देखते हैं अनुच्छेद 17 को, जिसको हम क्या बोलते हैं, अस्पृश्यता का अंत, जिसको कहते हैं छुआछूत की समाप्ति, अनटचेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे देश के अंदर एक समय ऐसा था इतिहास में जब किसी को जात के नाम पे, किसी के साथ धर्म के नाम पे, ऊंच नीच के नाम पे, रंग के नाम पे, लिंग के नाम पे भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था। इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता क्योंकि ये होता था और कुछ हद में हो भी सकता है कि आपने आज ऐसा देखा भी हो। बट इसको लेकर हमारा संविधान क्या कहता है वो बात जाननी जरूरी है कि अगर आप इसके शिकार हुए हो या आपके साथ ऐसा हुआ हो या आपने कहीं देखा हो तो क्या संविधान इस चीज को अप्रूव्ड करता है या डिनाई करता है। तो बात करते हैं। तो अनुच्छेद 17 क्या बताता है कि अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप में इसका आचरण निषिद्ध करता है। मतलब कोई भी किसी के भी साथ किसी भी रूप में भेदभाव कर ही नहीं सकता। संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि इसका आचरण निषिद्ध है, इसको किसी भी तरीके से परफॉर्म नहीं किया जा सकता, किसी भी तरीके से जमीनी तौर पर नहीं लाया जा सकता। अस्पृश्यता से उपजी किसी भी नियोक्ता को लागू करना अपराध होगा जो विधि अनुसार दंडित होगा। मतलब ऐसी कोई भी चीज या ऐसा कोई भी कार्य जो छुआछूत से पैदा हुआ हो, जैसे कि भाई एक निचली जात का व्यक्ति है, एक ऊपरी जात का व्यक्ति है, दोनों मान लो लेबर हैं। एक को कहता है कि भाई आप आराम से बैठने वाला काम करो और एक को कहा जाता है कि नहीं तुम ईंटें ढो। बाद में जब पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो करवाने वाले ने बताया कि ये नीची जात का था इसलिए मैंने इससे ईंटें ढुवाई और ये ऊंची जात का लेबर था इसलिए मैंने इसको बैठने वाला काम दिया। ऐसी नियोग्यता, ऐसे किसी कार्य को बिल्कुल आपराधिक माना जाएगा जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे बांटकर करवाया जाता हो। ये चीज ऐसी होती कि भाई वो कम पैसे ले रहा है इसलिए वो ऐसा कर रहा है, वो ज्यादा पैसे ले रहा है इसलिए वो ऐसे कर रहा है, ये एक अलग स्टेटमेंट है। पर धर्म, जात, लिंग, रंग, रूप के आधार पे अगर कोई कार्य नियोग्य रूप से करवा लिया जाता है तो वो अस्पृश्य ही माना जाएगा। क्या लिखता है, और ये दंडनीय अपराध है, इसको कोई ऐसे ही नहीं इग्नोर करना चाहिए। ये दंडनीय अपराध है कि अगर किसी ने इसके खिलाफ कार्रवाई कर दी तो आपको दंड भी मिलेगा। क्या लिखते हैं, 1976 में अस्पृश्यता अधिनियम 1955 में मूलभूत संशोधन किया गया। तो हमारे भारत में इस चीज को रोकने के लिए मौलिक अधिकारों में तो लिखा ही गया, पर इसका एक कानूनी रूप 1955 में आया, जिसको आगे चल के अमेंडमेंट किया गया, आगे चल के संशोधित किया गया 1976 में। तब इस अधिनियम का नाम, जो अस्पृश्यता अधिनियम था, छुआछूत का अधिनियम था, उसका नाम बदल के नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर दिया गया। देखते हैं, संशोधन किया गया
और इसका नया नाम नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955 कर दिया गया तथा इसमें विस्तार कर दंडित उपबंध को और सख्त बनाया गया। अधिनियम में अस्पृश्यता के अनेक प्रकार को समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में व्यवस्था सुनिश्चित की गई। मतलब इसको और कठोर बनाया गया, दंडनीय अपराध बनाया गया। इसलिए अब हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एक पढ़े लिखे नागरिक होने का मतलब या एक नैतिक नागरिक होने का मतलब यही है कि हर व्यक्ति को समान दृष्टि से देखा जाए, उसकी योग्यता के अनुसार उसका चयन किया जाए, जात धर्म लिंग के आधार पर उसका बंटवारा ना किया जाए। तो ये भी आपको बहुत अच्छे समझ में आया है। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी इसकी कुछ बातें और भी हैं, तो आप स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसके आगे हम करते हैं। तो कुछ बात जो इसमें रह गई थी अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत में, वो अहम बातें हैं। अस्पृश्यता शब्द ना तो संविधान में और ना ही अधिनियम में परिभाषित, मतलब इसकी परिभाषा कहीं नहीं, न संविधान में है ना और कहीं। तो फिर हालांकि मैसूर की उच्च न्यायालय ने इस बात को ध्यान रखना, मैसूर की उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी है कि शाब्दिक एवं व्याकरणीय समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक, इसका कोई शाब्दिक और व्याकरणीय अर्थ नहीं है अस्पृश्यता का, पर इसका यूज लंबे समय से हुआ है शब्द का, इसलिए कह रहे हैं कि ऐतिहासिक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्गों के कुछ लोगों को उनके जन्म एवं कुछ जातियों के आधार सामाजिक नियोग्यता, मतलब इस शब्द का एक अर्थ ये निकाल लिया जाता है कि भाई समाज में कुछ लोगों को जन्म और जाति के आधार पे अगर हम नियोग्य मान ले, बस ये अर्थ है इसका, निकाला जाता है, अर्थ है नहीं, कि समाज में कुछ लोगों को उनके जन्म के नाम पर और उनकी जातियों के नाम पर क्या मान ले, नियोग्य मान ले। अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार, और अगर कुछ लोगों को समाज से ही बिल्कुल अलग रख लिया जाए, ऐसे लोगों को भी हम इस हिस्से में डाल सकते हैं। अतः कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार और धर्म संबंधी सेवाओं इत्यादियों से इनका इनकार बहिष्कार नहीं। मतलब अगर कुछ लोग ये कहें कि मैं समाज में ये काम नहीं करना चाहता, मैं इस धर्म को मानना नहीं चाहता, तो ऐसा नहीं है कि उसने समाज का बहिष्कार कर दिया या फिर वो व्यक्ति अस्पृश्यता की भावना को रखता या फिर छुआछूत की भावना रखता, ऐसा भी नहीं है। पर अगर किसी के साथ जन्म के नाम पे, जात के नाम पे ऐसा होता है तो उसे अस्पृश्य माना जाएगा। अगर मैं ही समाज में ये कहूँ कि मुझे ये नहीं करना, या मैं इससे ये नहीं करवाना चाहता, या मैं इसको अच्छा नहीं मानता, तो इससे मेरे ऊपर कोई छुआछूत का आरोप नहीं लग जाता। पर अगर मैं किसी स्पेशल कास्ट को, किसी को जन्म के नाम पर, धर्म के नाम पर ऐसा कर दूं, तो मुझ पर छुआछूत लगाया जा सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है, किसी पे ये बात वेरीफाई हो जाए कि किसी व्यक्ति ने छुआछूत किया है, तो उसके ऊपर दंडनीय अपराध है। तो दंडनीय अपराध कितना हो सकता है उसको देखते हैं। जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम के तहत अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। इसके तहत 6 माह का कारावास होगा। देखो कितने माह का कारावास हो सकता है, 6 माह का कारावास हो सकता है, प्लस 500 रुपए का आपसे फाइन लिया जा सकता है, या दोनों ही हो सकता है। और ये तब बहुत ज़्यादा इशू क्रिएट कर देगा जब अगर आपको कभी राजनीति में उतरना हो, अगर आप कभी चुनाव लड़ना चाहते हो, और अगर आपके ऊपर ये आरोप लगे हुए हैं और सत्यापित भी हुए हैं, वेरीफाई भी हुए हैं, तो आप कभी भी चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आपको उस समय नियोग्य घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि आप क्या करते हो, छुआछूत की भावना का समर्थन करते हो। इसलिए अगर हमें राजनीति में उतरना है तो इस स्थिति को समझना बहुत जरूरी है, अर्थात हमें किसी के भी साथ अस्पृश्यता जैसी भावना या छुआछूत जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए। तो ये बात भी आपको बहुत अच्छे समझ में आई। आर्टिकल 17 बहुत आसान है पर बहुत समझने वाली बात है, तो इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आसानी से लिख लीजिए। अब हम समानता के अधिकार का जो अंतिम अनुच्छेद है, अनुच्छेद 18, जिसको हम कहते हैं उपाधियों का अंत, उसको समझते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कुछ गहन बातें भी हैं।
पहला कि उपाधियों का अंत मतलब क्या है। उपाधि मतलब होता है किसी तरीके का पद, ये किसी तरीके का आपके नाम के आगे कोई चीज़ मेंशन किया गया, जैसे साहब जी यहाँ आइए, दादा क्या कर रहे हो, या जमींदार जी का लड़का है, या ऐसी कुछ पद हमारे इतिहास में चला करते थे। तो क्या ऐसे पद जो समाज में एक को बड़ा दिखाने की कोशिश करते, क्या आज भी ऐसे पद लागू हैं? और अन्य ऐसी बातें जो उपाधियों से संबंधित हैं कि किसको सरकारी उपाधि मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्यों मिलेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, इनकी बातें भी हम समझेंगे। तो 4 प्रावधान है इसके, देखते हैं। देखो, उपाधियों का अंत करता है, मतलब ये जो अनुच्छेद है उपाधियों का अंत करता है, और इसके संबंध में 4 प्रावधान है। पहला, ये निषेध करता, निषेध मतलब मना, ये मना करता है कि राज्य सेना और विद्या के संबंध में, सेना और विद्या के संबंध में पुरस्कार दिया जा सकता है, अवार्ड दिए जा सकते हैं, बाकी किसी भी वर्ग के लिए अवार्ड नहीं दिया जा सकता। दूसरा, यह निषेध करता है कि भारत का कोई नागरिक विदेशी राज्य में, विदेशी राज्य मतलब दूसरे देश में, विदेशी राज्य से कोई उपाधि प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब भारत का कोई व्यक्ति यहाँ से अमेरिका चला जाए और अमेरिका में रहकर सोचे कि मुझे वहाँ का और कोई पद्म विभूषण या वहाँ के जो भी पर्सनल अवार्ड्स होते हैं, देश के अपने अवार्ड, जैसे अमेरिका का रत्न मिल जाए, वो इंडिया का नागरिक है, नहीं मिल सकता। इंडिया के अंदर है और इंडिया के लिए वर्क कर रहा है तो इंडिया दे सकता है, पर इंडियन नागरिक को किसी दूसरे देश में जाकर कोई देश का अवार्ड नहीं मिल सकता। फिर क्या लिख रहा है, कोई विदेशी मतलब कि कोई दूसरे देश का व्यक्ति राज्य के अधीन लाभ, अब हमारे देश में आया हुआ है और हमारे देश में रहकर वो किसी सरकारी पद या किसी सरकार से संबंधित संस्था में काम कर रहा है, राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि नहीं ले सकता। कोई विदेशी हमारे देश में आया, काम कर रहा है, हमारे देश में काम कर रहा है, तो उसे दुनिया का दूसरा देश अगर कोई उपाधि देना चाहता है तो वो दे सकता है, पर इसके लिए राष्ट्रपति की सहमति, भारत के राष्ट्रपति की सहमति लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो हमारे देश में वर्क कर रहा है, भले ही वो विदेशी है। तो इसलिए अगर उसे किसी दूसरे देश द्वारा अवार्ड दिया जा रहा है तो उसे सडन जिस देश में वो कंट्री में काम कर रहा है वहां की सरकार से, वहां के राष्ट्रपति से अनुमति लेना जरूरी है। राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद का धारण करने वाले कोई व्यक्ति सरकारी पदों पर है, किसी विदेशी राज्य से या उसके अधीन किसी रूप में कोई भी भेंट, मान लो कि कोई व्यक्ति हमारे देश में काम कर रहा है सरकारी पदों पे और विदेश से उसको कोई भेंट मिल रही है, कोई पैसा मिल रहा है, कोई अवार्ड मिल रहा है, कुछ चीज़ें मिल रही हैं, तो वो बिना सरकार की सहमति, बिना राष्ट्रपति की सहमति से ये चीज़ प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब उपाधि मिल सकती हैं, बट किन स्तरों पे नहीं मिलेगी, किन स्तरों पे वो अनरूल्ड कहलाएगी, तो वो 4 बातें हमारे स्थिति में देखने को मिलते हैं। इस पे कुछ विशेष बात भी लिखी गई हैं, जैसे उपरोक्त प्रावधान में ये स्पष्ट किया गया है कि औपनिवेशिक राज्य के समय, मतलब जब हमारा भारत देश गुलाम था, ब्रिटिश शासन जब चला करता था, तब की भी कुछ बातें बता रहा है कि हमारे देश में वंशानुगत, मतलब वंशों के आधार पे क्या चलती थी, कुछ उपाधियां चलती थी कि भाई जमींदार का लड़का है तो वो जमींदार का ही लड़का कहलाता था, तो उसको जमींदार का लड़का है, जमींदार ही बुलाते थे, दीवान बुलाते थे, राठौर साहब कहाँ हो वगैरह वगैरह, ऐसा करके बुलाया करते थे। तो जो हमारे देश में पहले, आज़ादी से पहले ये सब चीज़ें वंशानुगत जो चला करती थी, उन चीज़ों को अब हमने डिनाई कर दिया है। जैसे महाराजा, राज बहादुर, राज साहब, दीवान जी, ये सब पुरानी उपाधियां हैं। इसलिए स्वतंत्र भारत के अंदर ऐसी किसी भी उपाधि को डिनाई कर दिया गया है, क्योंकि ये चीज़ें समानता के अधिकार को कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करती हैं, इसलिए हमने इस चीज़ को मना कर दिया। हालांकि इसमें 1-2 बातें अभी और भी हैं, वो हम करते हैं, बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको रिटर्न करने में आसानी हो। तो अभी हमने बात करी थी 4 प्रावधानों की, जिसमें हमने एक बात समझी कि किन मुद्दों पर हम पदवी नहीं ले सकते। तो क्या पदवी मिलती ही नहीं है? ऐसा भी नहीं है, पदवियां मिलती हैं। जैसे कि आपने कई बार सुना होगा पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत रत्न, ऐसी उपाधियां सुनी होंगी। तो ये हमारे देश में मिलती हैं। ये पदवी मिलना समानता के अधिकार को तोड़ता नहीं, इस बात को हम मेंशन करते हैं। देखो 1996 में उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने
जिन उपाधियों को संवैधानिक दर्जा दिया कि हाँ भाई इन उपाधियों को दिया जा सकता है, इसको हम समानता का उल्लंघन नहीं मान सकते, तो वो पदवियां कौन सी है? उनमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री ये उपाधियां दी जा सकती हैं। न्यायालय ने कहा यह पुरस्कार उपाधि नहीं है तथा अनुच्छेद 18 में वर्णित प्रावधानों का इनमें उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि ये कोई उपाधि नहीं है, ये पुरस्कार एक अलग ही स्थिति है जो समानता को डिनाई नहीं करता कि अगर किसी व्यक्ति को पद्मश्री, पद्म विभूषण मिल जाए तो वो समाज में बिल्कुल अलग हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि लिखा भी है नीचे कि मान लो किसी व्यक्ति को पद्मश्री मिल जाए और वो व्यक्ति मान लो कि मूवी देखने जा रहा है और टिकट का ऑनलाइन सिस्टम नहीं है, ऑन जाके करना पड़ता है, तो वो व्यक्ति वहां पहुंचा और वहां वो कहने लग जाए कि हटो हटो भाई साहब, मैं तो पद्मश्री अवार्ड ले रखा हूं इसलिए मुझे पहले टिकट चाहिए। ये चीज गलत है। आप अपने नाम के आगे ना ही नाम के पीछे किसी भी प्रकार से ये 3 अवार्डों का प्रयोग नहीं कर सकते, 3 पुरस्कारों का प्रयोग नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में गलत हो, और अगर ऐसा करते हुए किसी को पाया गया तो उससे वो उपाधि छीन ली जाती। एक बार भारतीय राजनीति में ऐसा भी समय आया है जब इस उपाधियों को खत्म ही कर दिया गया था कि ऐसी कोई उपाधि होंगे नहीं। तो 1977 के आसपास हमारे देश में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री हुआ करते थे। उन्होंने ये पद्मश्री, पद्म विभूषण और जो अवार्ड है उनको ख़त्म ही कर दिया कि ऐसी कोई पदवी होगी नहीं। पर 1980 में जब दोबारा से हमारे देश की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आई तो उन्होंने इस अवार्ड को दोबारा शुरू किया और तत्कालीन गवर्नमेंट भी इस चीज़ को आगे बढ़ाती है और हर साल विशेष अवसरों पर राष्ट्रपति पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे पदों को प्रदान करते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न मिल रखा है, अमिताभ बच्चन को भी कई पुरस्कार मिल रखे हैं, तो काफ़ी सारी सेलिब्रिटीज हैं जिनको ये पद प्राप्त हुआ। तो इस तरीके से समानता का अधिकार हमारा आज खत्म होता है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। इसी के साथ साथ अब समानता के बाद जो स्वतंत्रता का अधिकार है हम उनकी तरफ बढ़ेंगे, जो स्वतंत्रता के अधिकारों का अनुच्छेद 19 से लेके अनुच्छेद 22 तक है, तो उसको भी हम एक ब्रीफ तरीके से समझेंगे। बट पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको लिखने में आसानी हो जाए।